जय हिंद दोस्तों। नेचर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। और आज फिर उसी के हम लोग आगे चलते हैं। संविधान में तीसरी क्लास है आज, और तीसरी के आगे के अर्थात आज जो हम लोगों को अधिनियम पढ़ने हैं वो 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम पढ़ना है। ये भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है क्योंकि भारत परिषद बन चुकी थी, उसी के नाम से इसलिए बना दिया गया भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखेंगे जैसे 1861 का अधिनियम है, तो 1861 के अधिनियम में विशेषताएं क्या है या क्या अलग किया गया है इसमें। तो आप लोग जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति हो जाती है दोस्तों, और 1857 की क्रांति इतनी भीषण क्रांति होती है कि अंग्रेजों को हिलाकर रख देती है और ये शासन कंपनी से छीनकर ताज के पास चला जाता है। अब भाई दोबारा इस टाइप की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भारत ब्रिटिश सरकार कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान करने की कोशिश करेगी। तो इसमें प्रावधान ये होता है कि भाई अब भारतीयों को भी इसमें प्रशासन में अर्थात शासन में भागीदारी बनाया जाए। तो 1861 का अधिनियम वो अधिनियम है जिसमें भारतीयों की भागीदारी ब्रिटिश प्रशासन में शुरू होती है दोस्तों, ठीक है। और इसमें साथ में और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसी अधिनियम के माध्यम से अध्यादेश अर्थात आपात स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है दोस्तों। और साथ में विकेंद्रीकरण यहीं से शुरू होता है क्योंकि मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं दोस्तों। और साथ में इसी के माध्यम से विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्था शुरू होती है और मंत्रियों को अलग अलग विभाग देने की कोशिश किया जाता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और फिर 1892 का अधिनियम होगा। इसमें विशेष क्या है, इसमें हम लोग निर्वाचन पद्धति शुरू हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। और इसके बाद 1909 का है, इसमें पृथक निर्वाचन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं जैसे 1861 का अधिनियम है, तो 1861 के अधिनियम में हम लोग देखते हैं कि गैर सरकारी सदस्य के रूप में वायसराय द्वारा मनोनयन अर्थात गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनका वायसराय मनोनयन करता था। कितने सदस्य होते थे, तो 6 से 12 सदस्य हो सकते थे ये, और 6 से 12 सदस्य कम से कम इतने होना चाहिए। और इसमें से आधे सदस्य कैसे होंगे, गैर सरकारी सदस्य होंगे। तो 6 जैसे रखा है इन्होंने, तो 6 के आधे 3 गैर सरकारी सदस्य इन्होंने शामिल किए। और ये कहाँ पर थे, केंद्रीय विधान परिषद में है दोस्तों। मैंने बताया था आप लोगों को कि केंद्रीय विधान परिषद बन चुकी थी 1858 को से, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं जैसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा अर्थात लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले किन 3 गैर सरकारी सदस्यों को मनोनयन किया था, तो वो हैं सर दिनकर राव, बनारस के महाराजा और पटियाला के महाराजा। वायसराय उस समय कैनिंग महोदय थे, तो कैनिंग के माध्यम से जो मनोनयन किया गया था सर दिनकर राव, बनारस के महाराजा और पटियाला के महाराजा को मनोनयन किया गया था दोस्तों। इसके आगे देखते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद अर्थात गवर्नर जनरल की जो हुआ करती थी वही, तो कार्यकारिणी परिषद में जो 4 सदस्य थे और अब इसमें एक सदस्य और ऐड किया जाता है, ये 5वां सदस्य होता है और ये विधि वेत्ता होता है दोस्तों। कौन सा होता है, तो विधि वेत्ता होता है। और इसके आगे मैंने बताया आप लोगों को कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम से होती है, तो ये विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 के अधिनियम से ही होती है दोस्तों। और इसमें कैसे समझेंगे कि मद्रास बम्बई को पुनः विधायी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जो विधायी शक्तियां ले ली गई थी इसकी वापस केंद्रीकरण किया गया था 1833 के एक्ट से, वही पुनः प्राप्त हो जाती हैं। और साथ में क्या होता है कि विधान जो परिषदें हैं अर्थात राज्यों में उस समय प्रांत हैं, तो प्रांतीय विधान परिषदें गठित की जाती हैं। और सबसे पहले विधान परिषद कहाँ बनाई जाती है, बंगाल में 1862 में दोस्तों, याद रखने इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल में 1862 में बनती है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1886-87 में, और पंजाब में 1897 विधान परिषद बनती है दोस्तों, ठीक है। ये प्रांतीय विधान परिषद कहलाती हैं। तो ये भी एक प्रकार का विकेंद्रीकरण क्योंकि इनको भी शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। और इसके आगे पोर्टफोलियो प्रणाली, मैंने आप लोगों को बताया कि विभागीय या विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टफोलियो विभाग अर्थात हिंदी में कहेंगे संविभागीय प्रणाली, तो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत ये सबसे पहले प्रयास किया था 1859 ईस्वी में। किसने किया था, तो कैनिंग, उस समय वही वायसराय ही थे, तो कैनिंग ने इसको शुरुआत की और 1861 के अधिनियम से इसको बरकरार अर्थात वैधता प्रदान कर दिया। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, तो 1861 के अधिनियम से हो जाती है दोस्तों।
इसके साथ में वायसराय को कुछ विशेष आपात स्थिति भी दी जाती है। आपात स्थिति में एक अध्यादेश जारी करने का अधिकार अर्थात छूट भी दी जाती है कि भैया आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं अगर कोई विशेष परिस्थिति है। और साथ में आप लोग ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना कि नए प्रांत का गठन अर्थात जो ब्रिटिश प्रांत उस समय होते थे, तो नए अगर प्रांत का निर्माण करना है या गठन करना है तो ये किसका अधिकार था? वायसराय का। दोस्तों किसका अधिकार? वायसराय नए उसके प्रांतों का गठन करता था। और साथ में प्रांतों में भाई कोई ना कोई तो शासन इनका देखेगा, तो उसमें गवर्नर होते थे या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, तो इनकी नियुक्ति भी वायसराय ही करता था। तो नए प्रांतों का गठन और गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? वायसराय करेगा दोस्तों। तो ये भी 1861 के अधिनियम से इनको अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा अधिनियम है, तो वो है 1892 का अधिनियम। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है कि आप लोग जानते ही होंगे कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और साथ में लॉर्ड रिपन के समय एल्बर्ट बिल विवाद होता है। दोस्तों कौन सा विवाद? तो एल्बर्ट बिल विवाद। तो एल्बर्ट बिल विवाद और कांग्रेस की स्थापना से भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व अर्थात मांगों की पूर्ति की आकांक्षा जगी। तो भारतीयों ने और ज़्यादा मांग शुरू कर दी और इसमें प्रतिनिधित्व की मांग कर दी कि भाई हमें और ज़्यादा इसमें भागीदारी शासन में चाहिए। तो इसमें भागीदारी किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो मैंने बताया आप लोगों को 1892 का परिषद अधिनियम है, इसमें निर्वाचन शुरू हो जाती है। क्या शुरू होते है दोस्तों? तो निर्वाचन पद्धति। तो निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किसमें होता है? 1892 के अधिनियम से। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कहीं पर भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों ये कि चुनाव शब्द का प्रयोग किया गया था 1892 के अधिनियम में या नहीं, तो नहीं किया गया था। लेकिन निर्वाचन पद्धति शुरू हो जाती है। कैसे समझेंगे? क्योंकि जो उस समय नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय वगैरह, कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स होते थे, तो इनके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करते थे। अर्थात निर्वाचन इनको किया जाता था सदस्यों को। किसमें सदस्यों को? तो ये आपका केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का। ठीक है। तो साथ में हम लोग और क्या देखेंगे कि इन सदस्यों को निर्वाचित जो सदस्य होते थे, इन्हें निर्वाचित नहीं कहा जाता था, इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था। तो अर्थात नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स के द्वारा चुने हुए सदस्य क्या कहलाते थे? मनोनीत, ना कि निर्वाचित। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है। तो 1892 के अधिनियम से निर्वाचन पद्धति शुरू हो जाती है। और साथ में इसमें इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है? तो भारतीयों को कुछ अधिकार भी और प्रदान किए जाते हैं। जैसे भारतीय सदस्यों को पहला अधिकार होता है कि ये बजट पर बहस कर सकते हैं। 1861 से बजट पेश करना शुरू हो जाता है। तो भारतीयों को भाई भारतीय कब इसमें बोल सकते हैं या कब बहस कर सकते हैं? तो ये है 1892 के अधिनियम से। तो बजट पर बहस करना या कोई प्रश्न पूछना भी अधिकार किसमें दिया गया था? 1892 के अधिनियम। लेकिन दोस्तों इसमें क्या कंडीशन और सीमाएं क्या लगी हुई थी कि भाई बजट में बहस तो कर सकते हैं लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। अर्थात भारतीय सदस्य मतदान नहीं कर पाएंगे और जो भी प्रश्न पूछेंगे उसके उत्तर मिलने के बाद दोबारा कोई क्वेश्चन उसमें जनरेट होता है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। अर्थात अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते हैं। तो इनको बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है, लेकिन बजट पर मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया जाता है 1892 के अधिनियम से। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ही अधिनियम है सबसे ज़्यादा, वो है 1909 का अधिनियम। कौन सा दोस्तों? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें खास बात क्या है? तो भाई आप लोग जानते ही हैं कि 1897 से एक प्रकार के महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल क्षेत्र में क्या हो जाता है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उत्थान होता है। और आप ये भी जानते हैं कि उग्रवाद और नरमपंथी और उग्रपंथी वगैरह अर्थात लाल वाल पाल उग्रपंथी, तो इनकी भी विचारधारा जनरेट हो जाती है। और 1907 का सूरत अधिवेशन होता है, इसमें फूट भी पड़ जाती है। तो भाई अब सरकार के सामने ये लोग क्या कर रहे थे? परेशान हो, मतलब सरकार को परेशान कर रहे थे। तो
उग्रवाद को खत्म करने के लिए और साथ में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जनरेट हो रहा है उसका दमन करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। कौन सा? 1909 का अधिनियम। इसको इसी तरीके से याद रखना दोस्तों। तो 1909 का अधिनियम, अब इसमें क्या ये चाल चलेंगे, कैसे इनका दमन करेंगे? तो ये फूट डालो और राज करो की नीति शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फूट डालो और राज करो की नीति दोस्तों कहाँ से शुरू होती है या किसने शुरू की थी? तो इस समय भाई मार्ले और मिंटो दो लोग होते हैं, जिसमें से मिंटो वायसराय होते हैं और मार्ले भारत राज्य सचिव होते हैं। तो इस अधिनियम को 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार कैसे कहा जाता है? तो 1909 के अधिनियम से। तो मार्ले और मिंटो साहब इस समय क्या करते हैं? फूट डालो और राज करो की नीति शुरू करते हैं। वो किस आधार पे? कि जो सांप्रदायिक विभाजन कर दिया जाए, अर्थात मुस्लिमों को अलग और हिंदू या अन्य समुदायों को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो मुस्लिमों को अलग कैसे किया जाता है? तो एक मुस्लिमों को ये प्रदान करते हैं क्या भाई, अलग से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान कर देते हैं, पृथक निर्वाचक मंडल। अब पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है इसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं। तो देखिएगा भाई, आगे देख लेते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम था ये किस समिति की रिपोर्ट पर पास हुआ था या पारित हुआ था? तो ये है अरुंडेल समिति। कौन सी दोस्तों? तो अरुंडेल समिति। इसकी रिपोर्ट पर फरवरी 1909 में ये पारित हो जाता है। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार 1909 का अधिनियम दोस्तों। तो मैंने यही बताया और साथ में मैंने ये भी बताया कि भाई अतिरिक्त सदस्य भी जोड़े जा रहे थे क्योंकि प्रतिनिधित्व की मांग पहले से हो रही है। तो केंद्रीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य और बहुत ज्यादा जोड़ दिए गए और ये 16 से बढ़कर 60 हो गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा सदस्य कब जोड़े गए थे विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में? तो 1909 के अधिनियम में 16 थे। 16 से डायरेक्ट कितने होते हैं दोस्तों? 60 हो जाते हैं। तो 16 से 60 सदस्य हो जाते हैं। लेकिन प्रांतों में भी वृद्धि होती है, लेकिन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वृद्धि होती है, अर्थात किसी राज्य में कम, किसी राज्य में, प्रांतों में ज्यादा। ठीक है दोस्तों। और सदस्य टोटल कितने प्रकार के हो जाते हैं? तो 4 प्रकार के सदस्य। अगर सदस्यों की प्रकार देखें तो 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। जैसे पहले सरकारी मनोनीत सदस्य होंगे, गैर सरकारी मनोनीत सदस्य होंगे और निर्वाचित सदस्य होंगे और साथ में पदेन सदस्य होंगे। तो ये 1909 के अधिनियम में 4 प्रकार के सदस्यों की कैटेगरी बनती है दोस्तों। तो अब मैंने जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और इस अधिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत। भाई मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल से तात्पर्य क्या है? तो पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि एक अलग से निर्वाचक मंडल का गठन, लेकिन ये समुदाय अर्थात सांप्रदायिक आधार पर किया गया था दोस्तों। अर्थात मुस्लिम सदस्य के लिए मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे और उन्हीं के आधार पर इनकी काउंटिंग की जाएगी और वही जो जीतेंगे तो मुस्लिम वोटों के आधार पर ही उनकी काउंटिंग होकर वही सदस्य चुने जाएंगे। तो अब समझ सकते हैं कि भाई कहीं पे हिंदू भी हैं रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग किसके आधार पर होगी? तो मुस्लिमों के वोट के आधार पर उसको विजयी घोषित किया जाएगा। तो ये एक प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन है, उसमें लोगों में अर्थात मुस्लिम और हिंदुओं में विभाजन होगा दोस्तों कि नहीं होगा? जैसे आजकल देखते हैं कि जाति के आधार पर देखा जाता है, ये वोट बैंक की राजनीति की जाती है और आरक्षण के आधार पर चीज़ें की जाती हैं। तो वही उन्होंने प्रयास किया था 1909 के अधिनियम में। तो मुस्लिमों के लिए एक अलग से मंडल बना दिया कि आप लोग केवल इसमें आपके सदस्य खड़े हो सकते हैं और आप लोग ही इसमें वोट करेंगे, तो आपका ही वोट काउंट किया जाएगा, हिंदुओं को नहीं किया जाएगा उस निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। तो यही पृथक निर्वाचन मंडल है। पहले सब लोग समान रूप से होते थे निर्वाचक मंडल में, अर्थात कोई भी वोट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे उनको अलग से दिया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। लेकिन इस निर्वाचक मंडल को भाई ब्रिटिश सरकार ने तो प्रदान कर दिया, ताज ने तो प्रदान कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने क्या इसको स्वीकारा? अभी तो अभी कांग्रेस ने इसको नहीं स्वीकार किया, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार करते हैं। तो अभी कांग्रेस ने हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया था। और यहीं से मैंने बताया भी है कि फूट डालो और राज करो की नीति शुरू हो जाती है। कौन सी दोस्तों? तो फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड मिंटो साहब शुरू करते हैं और वो किस आधार पर करते हैं? पृथक निर्वाचक मंडल देकर। और इसमें साथ में क्या और चीजें होती हैं? तो भारतीयों को प्रशासन एवं विधि निर्माण, भारतीय सदस्य जो हैं इनको प्रशासन और विधि निर्माण में भी प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात इनको
प्रशासन की शक्ति और विधि निर्माण में भी अर्थात उनको भागीदारी बनाया जाता है। तो अब कैसे समझेंगे कि भागीदारी ये प्रशासन में कैसे हो रहा है या उसमें विधि निर्माण में कैसे हो रहा है। तो हम लोग इसमें इन्होंने क्या प्रावधान किया कि सर्वप्रथम इसने भारतीयों को सम्मिलित किया, किसमें, भारत परिषद में। भारत परिषद मैंने दोस्तों बताया था कि ये इंग्लैंड में होती थी। कहाँ पर होती थी, इंग्लैंड में। भारत राज्य सचिव इसके मुखिया होते थे। तो भारत परिषद में सबसे पहले जो इंडियन व्यक्ति अर्थात भारतीय व्यक्ति सदस्य के रूप में वहां पे वो सदस्य के रूप में अर्थात मनोनीत किए गए थे, वो कौन से व्यक्ति थे, तो वो दो व्यक्ति थे, केसी गुप्ता साहब। कौन दोस्तों, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन दो सदस्य थे तो भारत परिषद में सर्वप्रथम मनोनीत किए गए थे, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी दोस्तों। और साथ में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी दोस्तों, इस कार्यकारिणी परिषद में एक और सदस्य ऐड किए जाते हैं अर्थात एक सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वो सदस्य कौन होते हैं, तो एसपी सिन्हा साहब। कौन होते हैं, इनका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये विधि सदस्य के रूप में ऐड किए जाते हैं, लेकिन ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में है और वो दो लोग भारत परिषद में शामिल हुए थे। तो कार्यकारिणी परिषद में इनको एक उपाधि भी प्रदान की जाती है, लॉर्ड की उपाधि दोस्तों। तो एसपी सिन्हा को जो उपाधि प्रदान की गई थी, लॉर्ड की उपाधि प्रदान की गई थी और ये कार्यकारिणी परिषद में वायसराय के शामिल किए गए थे। और साथ में इसके इंपॉर्टेंट क्या देख सकते हैं, तो संसदीय शासन व्यवस्था का भी परिचय 1909 के अधिनियम से हमें मिलता है। और साथ में उदार निरंकुशता एवं सहयोग की नीति। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि उदार निरंकुशता और सहयोग की नीति किस अधिनियम से शुरू करते हैं, तो 1909 के अधिनियम से। कैसे देख सकते हैं हम लोग कि भाई उदार रहने का प्रयास तो अंग्रेज कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार से उदार कर रहे थे कि वो अपनी बात केवल थोप रहे थे, अर्थात निरंकुश होने का निरंकुशता भी इसमें झलक रही थी। तो लेकिन ये उदार निरंकुशता किसके साथ थी, तो ये उदार पंथियों के साथ थी अर्थात कांग्रेस के साथ थी, लेकिन सहयोग की नीति मुस्लिम लीग के साथ प्रयास कर रहे हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो उदार निरंकुशता और सहयोग की नीति की चरम सीमा यहाँ देखने को मिलती है 1909 के अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आगे की क्लास एक और बची हुई है इसमें पृष्ठभूमि में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। इसके बाद हमारा संविधान प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों एक वीडियो और बनेगा इसका, तो 4 वीडियो देखना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के। और इसके बाद ये मैं दावा कर सकता हूं कि जो भी एग्जाम होंगे पीसीएस के या आईएएस स्तर तक के अर्थात कह सकते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये जो 4 वीडियो हैं इनसे बाहर शायद ही चले जाएं, अर्थात इसमें ही आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको बार बार देखिएगा, लिख के देखिएगा आप लोग, अर्थात जो याद ना हो तो लिख के प्रयास कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लिया करिए और स्क्रीनशॉट से फिर लिख लिया करिए दोस्तों, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए और बार बार वीडियो देख के आप लोग रिवाइज जरूर करते रहिए, क्योंकि ये अगर एक बार याद कर लिया फिर बार बार याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार माइंड में सेट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।